सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम विषय राजनीति विज्ञान से कक्षा 12th के पाठ के प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। आज का हमारा पाठ रहेगा समकालीन दक्षिणी एशिया। पाठ का नाम है समकालीन दक्षिणी एशिया। कक्षा रहेगी 12th, विषय रहेगा राजनीति विज्ञान। तो समकालीन दक्षिण एशिया पाठ के सभी प्रकार के प्रश्नोत्तर देखने की हम कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, आजादी के बाद से श्रीलंका की राजनीति पर किस समुदाय का दबदबा है? आजादी के बाद श्रीलंका की राजनीति पर किस समुदाय का दबदबा है? आपको विकल्प दिए जाते हैं। पहला है तमिल, दूसरा है हिंदू, तीसरा है मुस्लिम और चौथा है सिंहली। तो देखिए विद्यार्थियों, श्रीलंका में विशेष रूप से दो संप्रदायों के लोग रहते हैं, तमिल और सिंहली। तो वहां पर तमिल अल्पसंख्यक हैं और सिंहली बहुसंख्यक हैं। सिंहली क्या है? बहुसंख्यक हैं। और प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है कि आजादी के बाद से श्रीलंका की राजनीति पर किस समुदाय का दबदबा है? तो वहां पर सिंहली संप्रदाय के जो लोग हैं वो बहुसंख्यक हैं, तो इस समुदाय का दबदबा रहेगा। तो देखिए विद्यार्थियों, इसका उत्तर हो जाएगा सिंहली। तो आजादी के बाद से श्रीलंका की राजनीति पर किस समुदाय का दबदबा है? सिंहली समुदाय का दबदबा है। तमिल है वो वहां श्रीलंका में अल्पसंख्यक हैं और सिंहली बहुसंख्यक हैं। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच 1947-48 में हुए युद्ध के फलस्वरूप किस प्रांत के दो हिस्से हुए? 1947-48 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, तो आपको चार विकल्प दिए जाएंगे और आपको बताना है कि इनमें से किस प्रांत के दो हिस्से किए गए थे। विकल्प नंबर 1 बांग्लादेश, दूसरा है ब बंगाल, स कश्मीर, स असम। समझ गए होंगे विद्यार्थियों, क्योंकि वो समस्या आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। तो देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच 1947-48 में हुए युद्ध के फलस्वरूप किस प्रांत के दो हिस्से हुए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा श कश्मीर के दो हिस्से किए गए थे। आज भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है उसको पाक अधिकृत कश्मीर नाम दे रखा है, और भारत है वो कश्मीर, भारत में जो कश्मीर है वो भारत का अभिन्न अंग है। अगला प्रश्न है, 1998 में पाकिस्तान ने कहां पर परमाणु परीक्षण किया था? कब? 1998 में। हमने भी 1998 से पहले 1974 में परमाणु परीक्षण कर डाला था। तो कह रहा है कि 1998 में पाकिस्तान ने कहां पर परमाणु परीक्षण किया था? विकल्प दिए जाते हैं, है कश्मीर में, ब चागाई क्षेत्र में, श पश्चिमी पाकिस्तान में, द लाहौर में। तो देखिए 1998 में पाकिस्तान ने चागाई पहाड़ी पर परमाणु परीक्षण किया था। तो 1998 में पाकिस्तान ने कहां पर परमाणु परीक्षण किया था? चागाई पहाड़ी पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ब चागाई क्षेत्र में पाकिस्तान ने कब परमाणु परीक्षण कब किया था? पाकिस्तान ने 1998 में। कहां पर? चागाई क्षेत्र में। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के पाठ के अगले प्रश्नोत्तर। आगे के प्रश्नोत्तर देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है, दक्षेस का कार्यालय स्थित है? आपको बताना है कि दक्षेस का कार्यालय कहां स्थित है। किसका कार्यालय है? दक्षेस का कार्यालय कहां स्थित है? तो देखिए आपको चार विकल्प दिए जाएंगे। पहला है ए काठमांडू, ब लाहौर में, स नई दिल्ली में और द ढाका में। दक्षेस का कार्यालय कहां स्थित है? काठमांडू में, लाहौर में, नई दिल्ली में, ढाका में। तो आपने इसका उत्तर क्या सुना है विद्यार्थियों? यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प नंबर 1 काठमांडू चुना है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि दक्षेस का कार्यालय कहां स्थित है? काठमांडू में स्थित है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, दक्षेस का प्रथम सम्मेलन किस देश में हुआ था? किसका? दक्षेस का पहला सम्मेलन
किस देश में हुआ था? आपको विकल्प दिए जाते हैं, ए भारत, ब पाकिस्तान, स बांग्लादेश और द नेपाल। तो आपको बताना कि इनमें से दक्षेस का प्रथम सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो विद्यार्थियों इसका उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश में। तो दक्षेस का पहला सम्मेलन बांग्लादेश में आयोजित किया गया था। तो हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। विकल्प हो जाएगा स बांग्लादेश। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, 7 दलों का गठबंधन यानी 7 पार्टी अलायंस, 7 दलों का गठबंधन यानी 7 पार्टी अलायंस किस देश से संबंधित है? तो आपको बता रहा है कि 7 दलों का गठबंधन 7 पार्टी अलायंस है, वो किस देश से संबंधित है? आपको विकल्प दिए जाते हैं, भारत, ब बांग्लादेश, स पाकिस्तान, द नेपाल। 7 पार्टी अलायंस किस देश से संबंधित है? हमारा पड़ोसी देश है। तो 7 दलों का गठबंधन 7 पार्टी अलायंस नेपाल में स्थित है। कौन से देश में स्थित है? नेपाल में स्थित है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के पाठ के आगे के प्रश्नोत्तर। हमारा अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो देखिए, सबसे पहले 1998 में भारत ने खालिस्तान में परमाणु परीक्षण किया था। तो कब? 1998 में। 1998 से पहले भी 1974 में हमने जो परमाणु परीक्षण किया था वो उसी स्थान पर किया था। तो 1998 में भारत ने खालिस्तान में परमाणु परीक्षण किया था। तो उत्तर हो जाएगा पोखरण क्षेत्र में परमाणु परीक्षण किया था। 1998 में पोखरण जो राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। तो 1998 में भारत ने खालिस्तान में परमाणु परीक्षण किया था, पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। अगला प्रश्न है, 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने खालिस्तान पर दस्तखत किए थे। कब? 1960 में भारत और पाकिस्तान ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो कह रहा है कि 1960 में विश्व बैंक की मदद से, किसकी मदद से? विश्व बैंक की मदद से किसने? भारत और पाकिस्तान ने खालिस्तान पर दस्तखत किए थे। तो हो जाएगा सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। किसने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किसने किए थे? भारत और पाकिस्तान ने। किसकी मदद से? विश्व बैंक की मदद से। कब किए थे? 1960 में। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, 1947 से लेकर 1971 तक बांग्लादेश खालिस्तान का अंग था। भारत पाकिस्तान का विभाजन 1947 में हुआ था। तो इस प्रकार से 1947 से लेकर के और 1971 तक यानी जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान का हिस्सा था। तो 1947 से लेकर 1971 तक बांग्लादेश खालिस्तान का अंग था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान का अंग था। 1971 में बांग्लादेश है वो पाकिस्तान से स्वतंत्र हो गया था। इसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। भूटान खालिस्तान में संवैधानिक राजतंत्र बना। तो भूटान कब संवैधानिक राजतंत्र, देखना, भूटान कब संवैधानिक राजतंत्र कब बना? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2008 में भूटान है वो संवैधानिक राजतंत्र बना। अगला प्रश्न है, 12वें दक्षेस सम्मेलन 2004 में खालिस्तान संधि पर हस्ताक्षर किए गए। 12वें शिखर सम्मेलन कौन से? 12वें शिखर सम्मेलन 2004 में। 12वां शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 2004 में हुआ था। तो उसमें कौन सी संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो हो जाएगा मुक्त व्यापार यानी साफ्टा, मुक्त व्यापार यानी साफ्टा पर हस्ताक्षर किए गए थे। कब? 2004 में। कौन से दक्षेस सम्मेलन में? 12वें दक्षेस सम्मेलन में। अगला रिक्त स्थान है विद्यार्थियों, सार्क में खालिस्तान देश शामिल हैं। तो यह पूछ रहा है कि सार्क में खालिस्तान देश शामिल है, कितने देश शामिल हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 8। यानी पहले सार्क में 7 देश शामिल थे, लेकिन अफगानिस्तान के साथ 8 देश शामिल हो गए। तो सार्क में खालिस्तान देश शामिल हैं, उत्तर हो जाएगा 8 देश शामिल हैं।
हाँ तो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, देशों की पहचान करें। यानी हमें पहचान के आधार पर देश का नाम बताना है, यह देश कौन सा है। आपको पहचान दी जाएगी, तो देशों की पहचान करें। पहला है राजतंत्र, लोकतंत्र समर्थक समूह और अतिवादियों के बीच संघर्ष के कारण राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बना। हमारा पड़ोसी देश है, कौन सा है जिसमें राजतंत्र, लोकतंत्र समर्थक समूह और अतिवादियों के बीच संघर्ष के कारण राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना था, वो देश कौन सा है? तो विद्यार्थी इसका उत्तर हो जाएगा नेपाल। हमारा पड़ोसी देश है नेपाल। तो वहां पर राजतंत्र, लोकतंत्र समर्थक समूह और अतिवादियों के बीच संघर्ष के कारण राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बना था। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, चारों तरफ भूमि से घिरा देश, चारों तरफ हमारा पड़ोसी देश है जो चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ देश है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नेपाल। और भूटान भी हमारा पड़ोसी देश है जो भी चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ है, तो इसलिए इसका उत्तर नेपाल और भूटान में से कोई भी उत्तर दिया जा सकता है। तो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ देश कौन सा है? तो इसका उत्तर भी हो जाएगा नेपाल या भूटान। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, दक्षिणी एशिया का वह देश जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया, कौन सा? दक्षिणी एशिया का वह देश कौन सा है जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का क्या किया? उदारीकरण किया। उस देश का नाम बताना है जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया, तो उसका हो जाएगा श्रीलंका ने सबसे पहले अपने अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका। अगला है, सेना और लोकतंत्र समर्थक समूह के बीच संघर्ष में सेना ने लोकतंत्र के ऊपर बाजी मारी। यानी हमारा पड़ोसी देश है जहां पर सेना और लोकतंत्र के समर्थकों के समूह के बीच में संघर्ष होता रहता है और प्राय वहां पर सेना है वो हावी रहती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान। क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। तो सेना और लोकतंत्र समर्थक समूह के बीच संघर्ष में सेना ने लोकतंत्र के ऊपर बाजी मारी, वो देश कौन सा है? पाकिस्तान है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आगे, आपको पहचान के आधार पर उत्तर बताना है। आगे लिखा है कि दक्षिणी एशिया के केंद्र में अवस्थित, दक्षिणी एशिया वह देश जो दक्षिणी एशिया के केंद्र में अवस्थित है, इस देश की सीमाएं दक्षिणी एशिया के अधिकांश देशों से मिलती हैं। तो वह देश कौन सा? जो दक्षिणी एशिया के केंद्र में स्थित है और इस देश की सीमाएं वो दक्षिणी एशिया के ज्यादातर देशों के साथ लगती हैं, वो देश कौन सा है? तो वो हो जाएगा भारत। कौन सा देश हो जाएगा? भारत देश दक्षिण एशिया के केंद्र में अवस्थित है और भारत देश की सीमाएं दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों से मिलती हैं। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, पहले इस द्वीप में शासन की बागडोर सुल्तान के हाथ में थी। दोबारा देना, पहले इस द्वीप में शासन की बागडोर सुल्तान के हाथ में थी और अब यह गणतंत्र है, तो कौन सा है? मालदीव। कौन सा हो जाएगा? मालदीव। तो देखिए, पहले इस द्वीप में शासन की बागडोर सुल्तान के हाथ में थी और अब यह गणतंत्र है मालदीव। अगला है, ग्रामीण क्षेत्र में छोटी बचत और सहकारी ऋण की व्यवस्था के कारण इस देश को गरीबी कम करने में मदद मिली। देखना, ग्रामीण क्षेत्र में छोटी बचत और सहकारी ऋण की व्यवस्था के कारण इस देश को गरीबी कम करने में मदद मिली। बहुत बार चर्चा में आता हुआ देश है बांग्लादेश है, उसने गरीबी को कम करने में जो अपनी जो विशेष परिस्थिति है उसको संभाला और सफलता प्राप्त की। एक हिमालयी देश जहां संवैधानिक राजतंत्र है, हिमालयी देश है और वहां पर संवैधानिक क्या है? राजतंत्र है, तो इसका उत्तर हो जाएगा। और यह देश भी हर तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, ऊपर आया था ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा भूटान। यह देश भी चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ है, हिमालय देश है जहां पर संवैधानिक राजतंत्र। कौन सा देश हो जाएगा? भूटान हो जाएगा। हाँ तो विद्यार्थियों,
अब देखते हैं इस पाठ के आगे के प्रश्न उत्तर। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिणी एशिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो आपको बताना है कि जो आपको कथन दिए जा रहे हैं उन कथनों में से गलत कथन कौन सा है दक्षिण एशिया के बारे में। तो पहला है ए, दक्षिणी एशिया में सिर्फ एक तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती है। क्या पूरे दक्षिणी एशिया में सिर्फ एक ही प्रकार की राजनीतिक प्रणाली चलती है। ब, बांग्लादेश और भारत ने नदी जल की हिस्सेदारी के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। स, साफ्टा पर हस्ताक्षर इस्लामाबाद के बार में सार्क सम्मेलन में हुए थे। दक्षिणी एशिया की राजनीति में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखिए आपको दक्षिण एशिया के बारे में इन समूह में कौन सा कथन गलत है। तो देखना, दक्षिण एशिया में सिर्फ एक ही तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती है, नहीं भाई। पूरे दक्षिण एशिया में एक प्रकार की राजनीतिक प्रणाली थोड़ी चलती है। बांग्लादेश और भारत ने नदी जल की हिस्सेदारी के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, बिल्कुल किए थे। साफ्टा पर हस्ताक्षर इस्लामाबाद के बार में सार्क सम्मेलन में, बिल्कुल सही है। दक्षिण एशिया की राजनीति में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिणी एशिया में सिर्फ एक तरह की राजनीतिक प्रणाली प्रचलित है, यह गलत कथन हो जाएगा। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आगे के प्रश्नोत्तर। हमारा अगला प्रश्न है, अब देखिए अति लघुतरात्मक प्रश्न देखने जा रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न हैं। पहला है, दक्षिण एशिया क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि दक्षिणी एशिया क्षेत्र है, इसमें कौन कौन से देश आते हैं। तो देखिए इसमें भारत, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये भारत के पड़ोसी देश हैं। इनमें मालदीव और भूटान सबसे छोटे देश। पूछा जाए दक्षिण एशिया में सबसे छोटे देश कौन कौन से हो गए, दो हो गए, एक तो हो गया मालदीव और दूसरा भूटान। और भारत सबसे बड़ा देश कौन सा है दक्षिण एशिया का, भारत सबसे बड़ा देश है। सबसे छोटे देश कौन कौन से हैं दक्षिण एशिया के, सबसे छोटे देश हो गए मालदीव और भूटान, सबसे बड़ा देश हो गया भारत। मालदीव में सन 1968 तक सल्तनत शासन रहा था। कब मालदीव में कब तक रहा था, 1968 तक सल्तनत शासन रहा था। 1968 में आजादी के बाद मालदीव ने अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया। तो मालदीव आजाद 1968 में हुआ था, और आजादी के बाद मालदीव ने कौन सी शासन प्रणाली को अपनाया, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया। तो देखिए अब इसमें 8वां देश अफगानिस्तान भी शामिल है, यानी दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान, भारत, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका तथा अफगानिस्तान। इन देशों में भारत में ही आज तक लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक कायम है। तो यदि प्रश्न पूछे दक्षिण एशिया कौन से देश में आज तक लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक कायम, वह देश कौन सा है, तो वह देश हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, दक्षिण एशिया का भौगोलिक विस्तार कहां तक है। दक्षिण एशिया है, यदि हम दक्षिण एशिया की चर्चा करते हैं तो यदि पूछा जाए कि दक्षिण एशिया कहां से कहां तक है, तो उसका भौगोलिक विस्तार क्या है। तो देखिए उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी के मध्य है। तो दक्षिण एशिया का भाग है, उत्तर में हिमालय, ठीक है, दक्षिण में हिंद महासागर, इसके अलावा पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी, इनके बीच में स्थित है वो क्या है, दक्षिणी एशिया का क्षेत्र है। अगला प्रश्न विद्यार्थियों,
भारत ने किस देश के साथ 1971 में एक 20 वर्षीय मैत्री, बहुत अच्छा प्रश्न है, संधि पर हस्ताक्षर किए थे? भारत ने किस देश के साथ कब 1971 में किए थे? कितने वर्ष के लिए? 20 वर्ष के लिए मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए थे। वो देश कौन सा है? वो है सोवियत संघ रूस। कौन सा देश है? वो देश है सोवियत संघ रूस के साथ हमने 20 वर्षों की मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए थे। कब? 1971 में। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आगे का प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है श्रीलंका, जिसको सिलोन भी कहा जाता है। श्रीलंका को क्या कहा जाता है? सिलोन। तो कह रहा है कि श्रीलंका, जिसको सिलोन भी कहा जाता है, कब आजाद हुआ? श्रीलंका कब आजाद हुआ? 1948 में। भारत कब आजाद हुआ था? भारत 1947 में। और इस हिसाब से श्रीलंका है वो हमसे 1 साल बाद 1948 में आजाद हुआ था। तो श्रीलंका आजाद कब हुआ? 1948 में। अगला प्रश्न है तमिल संगठन यानी लिप्टे का पूरा नाम क्या है? कौन सा संगठन है? तमिल संगठन, जो श्रीलंका में सक्रिय है। कहां पर है? श्रीलंका में सक्रिय है। आपको बता तमिल संगठन लिप्टे का पूरा नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम किसका नाम है? लिप्टे का पूरा नाम है। अगला प्रश्न है सार्क का पूरा नाम क्या है एवं इसका गठन किसने व कब किया? किसका? सार्क का। तो देखिए विद्यार्थियों, सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। इसका गठन दक्षिणी एशिया के देशों ने 1985 में किया था। तो सार्क का गठन कब किया था? दक्षिण एशिया के देशों ने 1985 में किया था। और सार्क का पूरा नाम क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, भारत के किन देशों के साथ तनावपूर्ण संबंध हैं रहे हैं? तो भारत के किन देशों के साथ तनावपूर्ण संबंध रहे? तो हो जाएगा पाकिस्तान और चीन के साथ। तो पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर के ज्यादा तनावपूर्ण संबंध रहे हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का क्या नाम है? पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का क्या नाम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ISI। ISI किस देश की खुफिया एजेंसी है? पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है ISI। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत की खुफिया एजेंसी का क्या नाम है? हमारे देश की जो खुफिया एजेंसी है उसका क्या नाम है? भारत की खुफिया एजेंसी का नाम है रो, RAW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रो। अनुसंधान और विश्लेषण संकंद, अनुसंधान और विश्लेषण संकंद, RAW, रो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में की गई थी। तो रो की स्थापना कब की गई थी? 1968 में की गई थी। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध कब हुए थे? कब कब युद्ध हुए थे? किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो देखिए, सबसे पहले 1947-48 में हुआ था, उसके बाद 1965 में, 1971 में और 1999 में हुआ था। 1971 में जो पाकिस्तान है उसको इसका बहुत बुरा परिणाम भुगतना पड़ा था, क्योंकि हमने पाकिस्तान का विभाजन करके बांग्लादेश का निर्माण करवाने में अहम भूमिका निभाई थी। तो कह रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध कब हुए थे? 1947-48, 1965, 1971, 1999 कारगिल। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, दक्षिण एशिया का कौन सा देश हिंदू राष्ट्र कहलाता है? बिल्कुल हिंदू राष्ट्र के नाम से प्रचलित है। दक्षिण एशिया का वह देश कौन सा है? हमारा पड़ोसी देश है, वह है नेपाल। दक्षिण एशिया का नेपाल एक ऐसा देश है जो हिंदू राष्ट्र के नाम से प्रचलित है। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, नेपाल में तानाशाही का अंत कब हुआ था? कहां पर है? नेपाल में तानाशाही का अंत 2008 में हुआ था। तो नेपाल में तानाशाही का अंत कब हुआ था?
2008 में, और 2015 में नेपाल में नया संविधान लागू किया गया था। नेपाल में नया संविधान कब लागू किया गया? 2015 में। और तानाशाही का अंत कब हुआ था? 2008 में। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, भारत में परमाणु परीक्षण कब व किसके शासन में हुआ था? तो भारत में परमाणु परीक्षण कब कब हुआ था और किसके शासन में हुआ था? तो सबसे पहले 1974 में हुआ था। प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। सबसे पहले भारत ने परमाणु परीक्षण कब किया था? 1974 में। उसमें देश की प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। यह भी पोखरण क्षेत्र में किया गया था, जैसलमेर। और दूसरा परमाणु परीक्षण भी 1998 में। कब? 1998 में। प्रधानमंत्री कौन थे? श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसके समय में दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था। तो भारत ने 2 बार परमाणु परीक्षण किया, 1974 और 1998 में। 74 में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी और 1998 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के आगे के प्रश्नोत्तर। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश व भारत के बीच किस नदी के जल को लेकर विवाद बना हुआ है? भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के जल के बंटवारे को लेकर के विवाद बना हुआ है? तो वह गंगा नदी। गंगा नदी के जो जल है उसके बंटवारे को लेकर के विवाद बना हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी भी विवाद का विषय रही है। भारत व पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता कब हुआ था? भारत व पाकिस्तान के मध्य कौन सा समझौता? शिमला समझौता। बहुत बार आता है, बहुत बार पूछा भी जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता। प्रश्न यह इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि शिमला समझौता था वो किन दो देशों के बीच में हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में। कब हुआ था? 1972 में। तो शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में कब हुआ था? 1972 में हुआ था। अगला है, भारत और बांग्लादेश के मध्य फरका संधि पर कब हस्ताक्षर हुए थे? भारत और बांग्लादेश फरका संधि है उस पर किन दो देशों के बीच में हस्ताक्षर हुए थे? भारत और बांग्लादेश। फरका संधि भारत और बांग्लादेश के बीच में हुई थी। कब हुई थी? 1996 में। फरका संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 1996 में हस्ताक्षर किए गए थे। किनके बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस यात्रा पर लाहौर कब गए थे? तो भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस यात्रा पर लाहौर गए थे। या बस यात्रा पर लाहौर जाने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो हो जाएगा श्री अटल बिहारी वाजपेयी। कब गए थे? 1999 में। कब गए थे? 1999 में गए थे। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, 1966 में ताशकंद समझौता किन दो राष्ट्रों के बीच में हुआ था? ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में। 1966 में कौन सा समझौता हुआ था? ताशकंद समझौता। किन दो राष्ट्रों के बीच में हुआ था? भारत और पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान के बीच 1966 में कौन सा समझौता हुआ था? ताशकंद समझौता हुआ था। ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में कब हुआ था? 1966 में हुआ था। किसी प्रकार से यदि प्रश्न पूछ ले जाए तो हम उत्तर देने में सक्षम बन जाएं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? बांग्लादेश का निर्माण पहले भी इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, सन 1971 में। बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? सन 1971 में। और यह भी हम चर्चा की थी हमने कि बांग्लादेश भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में हुए युद्ध का परिणाम था। किसका? 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, उसका परिणाम क्या था? बांग्लादेश था। और 1975 में बांग्लादेश में संसदीय शासन प्रणाली की जगह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई। तो पहले जब 1971 में देश की आजादी के बाद जब संविधान लागू किया गया था तो उस समय तो वहां पर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया था, लेकिन 1975 में वहां पर संसदीय के स्थान पर कौन शासन प्रणाली अपना ली? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपना लिया। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, भारत द्वारा 1987 में किस देश में शांति सेना भेजी गई? बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत ने 1987 में शांति सेना भेजी थी। तो आपको बताना है कि भारत द्वारा 1987 में किस देश में शांति सेना भेजी गई? हमारा पड़ोसी देश है जहां पर तमिल और सिंहलियों के बीच में द्वंद्व चलता रहता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। तो भारत द्वारा 1987 में किस देश में शांति सेना भेजी गई? श्रीलंका में। कब भेजी गई थी? 1987 में।
सियाचिन की समस्या किन देशों के बीच मतभेद का कारण बनी? सियाचिन की समस्या किन देशों के बीच मतभेद का कारण है? उत्तर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच में सियाचिन की समस्या उस मतभेद का कारण है। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, भारत और पाकिस्तान के मध्य किन्हीं दो समस्याओं के नाम लिखिए। दो समस्याएं, अनेक समस्याएं भारत और पाकिस्तान के बीच में, कोई भी दो समस्याओं को लिखा जा सकता है। तो पहली है कश्मीर समस्या और दूसरी है जो कश्मीर समस्या 1947-48 में युद्ध हुआ था वो कश्मीर समस्या, और दूसरा सिंधु जल नदी है, सिंधु नदी है उसके जल का बंटवारा है वो। तो इस प्रकार से कश्मीर समस्या 1947-48 में इस पर युद्ध हुआ था, लेकिन इसके कोई समाधान नहीं निकल पाया। और दूसरी समस्या सिंधु नदी जल बंटवारा। 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। कब? 1960 में। पहले भी प्रश्न आ चुका है 1960 में। और किसकी मदद से? विश्व बैंक की मदद से। किसने हस्ताक्षर किए? भारत और पाकिस्तान से। कौन सी संधि थी? सिंधु जल संधि। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, कौन सा देश भारत की पूर्व चलो नीति का हिस्सा है? कौन सा देश भारत की पूर्व चलो नीति का हिस्सा, हमारा पूर्वी पड़ोसी देश है? तो हो जाएगा बांग्लादेश। कौन सा देश भारत की पूर्व चलो नीति का हिस्सा है? बांग्लादेश भारत की पूर्व चलो नीति का हिस्सा है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता कब से प्रभावी हुआ? दक्षिणी एशिया मुक्त व्यापार समझौता वो कब से प्रभावी हुआ? तो यह हो जाएगा जनवरी 2006। 1 जनवरी 2006 से दक्षिणी एशिया मुक्त व्यापार समझौता प्रभावी हुआ। अगला प्रश्न है, सार्क SAARC, सार्क का पूरा नाम क्या है? सार्क का पूरा नाम क्या है? तो देखिए विद्यार्थी, हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। तो देखिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1985 में हुई थी। सार्क की शुरुआत कब हुई थी? 1985 में हुई थी। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अगला है साफ्टा, SAFTA, साफ्टा। तो साफ्टा का पूरा नाम क्या है? तो हो जाएगा साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो हो जाएगा दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता, साफ्टा सार्क से संबंधित है। साफ्टा किससे संबंधित है? सार्क से संबंधित है। दक्षिण देशों ने सन 2004 में साफ्टा पर हस्ताक्षर किए थे। कब किए थे? 2004 में हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव के दो बिंदु लिखिए। किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव के दो बिंदु। पहला बिंदु हो जाएगा शरणार्थियों की समस्या। जो चकमा शरणार्थी हैं उनकी समस्या विशेष रूप से बनी हुई है। चकमा शरणार्थियों की समस्या एक विकट समस्या है। दूसरा गंगा जल के वितरण की समस्या, दूसरा गंगा जल के वितरण, जो पानी का बंटवारा उसकी समस्या। तो इस प्रकार से बांग्लादेश के बीच में वैसे बहुत सारी समस्याएं हैं। कुछ एक समस्याओं को हमने हल भी कर लिया, लेकिन अभी तक बहुत सारी समस्याएं और भी बाकी हल करनी है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने पाठ के प्रश्नोत्तर, राजनीति विज्ञान के प्रश्नोत्तर देखे। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से प्रश्नोत्तर देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।